नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे एक ऐसी कहानी जिसका नाम है हाचीसा कुसामा। हाचीसा कुसामा एक जापानी शब्द है और हिंदी में इसका मतलब 8 फीट लंबा होता है। हाचीसा कुसामा एक जापानीज अर्बन लीजेंड है। ये एक लंबी और भयानक औरत है जो छोटे बच्चों का अपहरण कर लेती है। जापान में इसके वर्णन के बारे में कुछ असमानताएं देखी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे भयानक बूढ़ी औरत के रूप में देखा गया है, तो कुछ लोगों ने इसे सफ़ेद कफन पहने हुए लड़की के रूप में देखा है। लेकिन एक चीज़ है जो इसके बारे में हमेशा समान रहती है, वह है उसकी ऊंचाई और एक आवाज़ जो उसके आने पर होती है। जब भी यह आती है तो एक भारी और मर्दाना आवाज सुनाई देती है जो कि कुछ इस प्रकार की होती है। हो 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 हो। यह बात तो निश्चित नहीं है कि यह आवाज किस प्रकार की होती है, क्योंकि यह आवाज बहुत ही धीमी और समझ से परे होती है। हाचीसा कुसामा एक सफेद ड्रेस पहनती है और उसके सर पर एक टोपी पहनती है। कुछ कहते हैं कि ये पुआल से बनी टोपी पहनती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सफ़ेद रंग की टोपी पहनती है। पर इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या पहनती है और क्या नहीं। जिसके साथ ये घटना हुई थी उसने ये भयानक कहानी अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखी थी। मैं उसको अनुवाद करके आपके पास लाया हूँ और आपको ये कहानी ऐसे सुनाऊंगा जैसे ये कहानी आपको वो व्यक्ति सुना रहा है जिसके साथ ये अनुभव हुआ था। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे दादा और दादी जापान में रहते थे और हर गर्मी की छुट्टियों में मेरे माता पिता मुझे उनके पास ले जाते थे। वह एक छोटे से गांव में रहते थे और उनका आंगन बहुत ही बड़ा था जिसमें मैं घंटों तक खेला करता था। मेरे दादा दादी मुझसे बहुत प्यार करते थे। आखिरी बार मैंने उन्हें गर्मियों के दौरान देखा था जब मैं 8 साल का था। हर बार की तरह जब मैं और मेरे माता पिता उनसे मिलते थे तो वो बहुत खुश होते थे। मेरे माता पिता आगे की यात्रा पर जाने के लिए मुझे उनके पास छोड़कर चले गए थे। एक दिन की बात है जब मैं अपने आंगन में खेल रहा था और मेरे दादा दादी घर के अंदर थे। यह गर्मी का सबसे गर्म दिन था और मैं आराम करने के लिए घास पर लेटा हुआ था। मैं बादलों की ओर देख रहा था और सूरज की धूप में गर्म घास का मजा ले रहा था। जैसे ही मैं उठने वाला था कि मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। मैं नहीं जानता था कि वह आवाज़ किस तरह की है और यह भी जान पाना मुश्किल था कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मैं आसपास देख रहा था। मैं उस जगह को ढूंढ रहा था जहां से वो आवाज आ रही थी कि तभी मैंने नोटिस किया कि हमारे आंगन को घेरने वाली बाउंड्री वॉल के सबसे ऊपर कोई चीज है और वह एक पुआल की बनी टोपी थी। वह टोपी बाउंड्री वॉल पर नहीं थी बल्कि उसके पीछे थी, उसी जगह पर जहां से वो आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो टोपी हिलने लगी जैसे कि कोई उसे पहनकर चल रहा हो। वो टोपी बाउंड्री वॉल के एक छोटे से छेद पर जाकर रुकी और मैंने एक चेहरे को उस छेद से झांकते हुए देखा। वह एक औरत थी, पर वह बाउंड्री वॉल जितनी काफी लंबी थी, लगभग 8 फीट लंबी। मैं हैरान था कि यह औरत इतनी लंबी कैसे थी। मैं ये सोच रहा था कि शायद इसने कोई ऊंची एड़ी के जूते पहने होंगे या फिर कोई हाई हील। थोड़े समय बाद या थोड़े सेकंड के बाद वह चली गई और वो अजीब सी आवाज़ भी उनके साथ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हो 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 हो। डर के मारे मैं उठा और घर के अंदर चला गया। उस समय मेरे दादा दादी किचन में बैठकर चाय पी रहे थे। मैं किचन में जाकर टेबल पर बैठ गया और कुछ समय बाद मैंने उन्हें अपने साथ जो भी हुआ उसके बारे में बताया। वो मेरी ओर ध्यान से नहीं देख रहे थे जब तक कि मैंने उन्हें उस अजीब सी आवाज़ के बारे में नहीं बताया। जैसे ही मैंने
उनसे उस आवाज़ के बारे में कहा, वो दोनों अपनी जगह से एकदम जम गए। दादी की आंखें फटी हुई थी और उन्होंने अपना मुंह अपने हाथों से ढका हुआ था। दादाजी का चेहरा बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने कहा, यह बहुत जरूरी है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम हमें सही सही बताओ। वह कितनी लंबी थी? उन्होंने एक तेज आवाज में कहा। गार्डन की वॉल बाउंड्री जितनी लंबी थी, मैंने डरते हुए कहा। मेरे दादाजी ने सवालों की मुझ पर बौछार कर दी। वह कहाँ खड़ी थी? यह कब हुआ? तूने क्या किया? क्या उसने तुम्हें देखा? मैंने जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से उनके सवालों का जवाब दिया। वह अचानक हॉल में गए और उन्होंने एक फ़ोन कॉल की। वो फ़ोन पे जो बात कर रहे थे मैं सुन नहीं पाया। मैंने अपनी दादी माँ की ओर देखा। वह कांप रही थी। दादाजी वापस कमरे में आए और उन्होंने मेरी दादी से बात की। क्या हो रहा है दादाजी? मैं चिल्लाया। उन्होंने दुखी नज़र से मेरी ओर देखा और कहा कि तुम हाचिशा कुसामा के द्वारा पसंद किए गए हो। ऐसा कहकर वो तुरंत ही अपने ट्रक से कहीं चले गए। मैंने अपनी दादी माँ से पूछा कि ये हाचिशा कुसामा कौन है? चिंता मत करो, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा। दादाजी सब कुछ संभाल लेंगे। हम अपने किचन में बैठे दादाजी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तब मेरी दादी माँ ने बताया कि हाचिशा कुसामा कौन है। दादी ने बताया कि बहुत समय पहले हाचिशा कुसामा को मोंग साधु के द्वारा पकड़ लिया गया था और उसे गांव के बाहर एक पुरानी इमारत में कैद कर लिया गया था। उन्होंने उसे 4 छोटी धार्मिक मूर्तियों के सहारे कैद कर लिया था, जिन्हें जिसोस कहा जाता है, जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा के कोनों में रखी गई। वहां से निकल पाना संभव नहीं था, पर किसी तरह से हाचिशा कुसामा वहां से आज़ाद हो गई। आखिरी बार हाचिशा कुसामा को 15 साल पहले देखा गया था। मेरी दादी माँ ने कहा कि जो भी उसे देख लेता है वो जल्द ही मर जाता है या फिर गायब हो जाता है। मुझे ये सब कुछ अंधविश्वास लग रहा था। मैं निश्चित नहीं था कि मुझे किस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए। जब दादाजी वापस आए तो उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। उसका नाम था केसान। उन्होंने मुझे चमड़े से बने एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा, यह लो और इसे पकड़ो। उसके बाद वो और दादाजी ऊपर की सीढ़ियों से मेरे कमरे में चले गए। मैं और दादी हम दोनों किचन में अकेले थे। मुझे टॉयलेट जाना था। मेरी दादी मुझे टॉयलेट ले गई, लेकिन उन्होंने मुझे दरवाजे को बंद करने से मना कर दिया। इन सब चीज़ों ने मुझे एक बार फिर से डरा दिया था। थोड़ी देर बाद दादाजी और केसान मुझे मेरे कमरे में ले गए। उन्होंने खिड़कियों को न्यूज़पेपर से ढक रखा था और उन पर कई सारे पुराने मंत्र लिखे गए थे। कमरे के चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे नमक से भरे कटोरे रखे हुए थे। एक बुद्धा की छोटी सी मूर्ति को कमरे के सेंटर में एक लकड़ी के बॉक्स के ऊपर रखा गया था। वहां पर एक बाल्टी भी थी। यह बाल्टी किस लिए? मैंने उनसे पूछा। यह तुम्हारे मलमूत्र के लिए है, दादाजी ने कहा। किसान ने मुझे बेड पर बिठाकर मुझसे कहा कि जल्दी ही सूर्यास्त होने वाला है, इसीलिए ध्यान से सुने। तुम्हें कल सुबह तक इस कमरे में रुकना है। तुम्हें कल सुबह 7 बजे से पहले इस कमरे से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना। उस समय तक तुम्हारे दादा दादी ना तो तुमसे बात करेंगे ना ही तुमसे मिलेंगे। याद रखना कि उस समय तक किसी भी हालत में तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। मैं तुम्हारे माता पिता को इन सब चीज़ों के बारे में बता दूंगी। उसने गंभीर तरीके से मुझसे ये सब कहा था और मैं चुपचाप ये सारी बातें सुनता रहा था। तुम्हें अंत तक किसान की बातें माननी है, दादाजी ने कहा, और इस चमड़े के कागज को अपने से अलग मत होने देना। यदि और कुछ तुम्हारे साथ हो तो बुद्धा से प्रार्थना करना और हमारे जाने के बाद दरवाजे को लॉक कर लेना। उनके जाने के बाद मैंने दरवाजे को लॉक कर लिया। मैं टीवी देखने लगा था, पर मैं बहुत नर्वस था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक जेल के अंदर बंद हूँ और मैं बहुत निराश और डरा हुआ था। मैं बेड पर लेट गया और मुझे पता नहीं कि मुझे कब नींद आ गई। जब मैं उठा तो रात के 1 बज रहे थे।
तभी अचानक से मैंने महसूस किया कि कोई है जो खिड़की को खटखटा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे चेहरे से खून बह रहा हो और मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने अपने आप से कहा कि ये सब हवा के कारण हो रहा है या फिर यह पेड़ की शाखाओं के कारण। मैंने टीवी की वॉल्यूम बढ़ा दी ताकि उस आवाज़ को अपने ध्यान से हटा दूं। आखिरकार वो आवाज़ रुक गई और इसी के साथ मैंने अपने दादाजी को मुझे बुलाने की आवाज़ सुनी। क्या तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। यदि तुम डर गए हो तो मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। ये सुनकर मैं खुश हो गया और मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा, पर तभी मैं रुक गया। मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे। यह आवाज़ दादाजी की तो लग रही थी, पर फिर भी ये अलग थी। मैं बता नहीं सकता कैसे, पर अलग थी। तुम क्या कर रहे हो? दादाजी ने पूछा। तुम अब दरवाज़ा खोल सकते हो। मैंने अपनी बाईं ओर देखा और मेरी हड्डियां कांपने लगीं। मैंने देखा कि कटोरे में भरा हुआ नमक अब धीरे धीरे काला हो रहा था। मैं दरवाजे से पीछे हटा। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। मैं अपने घुटनों पर बैठकर बुद्धा से प्रार्थना करने लगा, कृपया कर मुझे आज हाचीसा कुसामा से बचा लो। मैं रो रहा था। उसके बाद मैंने दरवाजे से बाहर से आवाज़ सुनी। हो 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 हो। खिड़की पर खटखटान फिर से शुरू हो गई। मुझ पर डर हावी हो रहा था। पूरी रात मैं बुद्धा की मूर्ति के सामने बैठा रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था। मुझे लगा कि यह कभी भी खत्म नहीं होगा, पर आखिरकार सुबह हो गई। उन चारों कटोरों में भरा नमक पूरी तरह से काला हो चुका था। मैंने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 7:30 बज रहे थे। मैंने सावधानी से अपना दरवाज़ा खोला। किसान और दादी माँ बाहर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब दादी माँ ने मेरा चेहरा देखा तो वो रोने लगी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी जिंदा हो। मैं सीढ़ियों से नीचे गया और मैं अपने माता पिता को किचन में बैठा देख हैरान था। दादाजी अंदर आए और उन्होंने कहा, जल्दी करो, हमें निकलना होगा। हमने सामने के दरवाजे से बाहर जाकर एक बड़ी काले कलर की वान देखी जो सड़क पर खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही थी। गांव के कई सारे लोग उस वान के आसपास खड़े थे और मेरी ओर इशारा करते हुए कह रहे थे कि यही वो बच्चा है। यह वान 9 सीट वाली थी जिसके बीच में मुझे बिठाया गया और मेरे आसपास 8 लोग बैठे थे जो मुझे घेरे हुए थे। किसान ड्राइवर सीट पर बैठी हुई थी। जो आदमी मेरे बाईं ओर बैठा था उसने मेरी ओर नीचे देखा और कहा, तुमने अपने आप को काफ़ी मुसीबत में डाल दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम शायद चिंता में होगे। अपना सर नीचे रखना और अपनी आंखें बंद रखना। हम उसे नहीं देख सकते पर तुम देख सकते हो। अपनी आंखें तब तक मत खोलना जब तक कि हम सुरक्षित जगह पर ना पहुंच जाए। दादाजी सामने बैठे थे और मेरे पिता पीछे कार में हमारे साथ आ रहे थे। हम सभी काफ़ी धीमे से चल रहे थे, लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या शायद इससे भी कम। कुछ समय बाद किसान ने कहा, यहाँ से असली परेशानी शुरू होती है, और इसके बाद उसने प्रार्थना शुरू कर दी। उसी समय मुझे वही आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस चमड़े से बने कागज़ को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था। मैंने अपना सर नीचे कर रखा था पर मैं बाहर की ओर देख रहा था। मैंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ा हवा में लहरा रहा था। यह वान के साथ ही चल रहा था। यह हाचीसा कुसामा ही थी। वह खिड़की से बाहर थी पर वह हमारे साथ साथ ही चल रही थी और थोड़ी देर बाद वह नीचे मुड़ी और कार के अंदर झांकने लगी। नहीं, मैं हाँफने लगा। मेरे बगल में बैठा आदमी चिल्लाया, अपनी आंखें बंद करो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने उस चमड़े के कागज़ के टुकड़ों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसके बाद खटखटाने की आवाज़ शुरू हो गई। आवाज़ तेज होती गई। हमारे चारों ओर की खिड़कियों पर खटखटाना शुरू हो गया। वान में सभी लोग हैरान थे और अपने मन में वो कुछ बड़बड़ा रहे थे।
वे लोग उस 8 फीट लंबी औरत को नहीं देख सकते थे और ना ही उसे सुन सकते थे, पर वो लोग खिड़कियों पर खटखटाने की आवाज़ सुन सकते थे। किसान जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। वह जोर से उस पर चिल्ला रही थी। वैन के अंदर काफ़ी तनाव का माहौल था। थोड़े समय बाद खटखटाने की आवाज़ रुक गई और उसके साथ ही हाचीसा कुसामा की आवाज़ भी रुक गई थी। किसान ने हमारी तरफ देखा और कहा कि हम सब ठीक है। मेरे आसपास के सभी लोगों ने राहत की सांस ली। मुझे वैन से उतारकर मेरे पिता की कार में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी माँ ने मुझे कसकर गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे दादाजी और पिताजी ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया और वे सभी अपने रास्ते चले गए। किसान ने मेरे पास आकर उस कागज़ के टुकड़े को देखने के लिए कहा। जब मैंने उसे देखा तो वो पूरी तरह से काला हो गया था। अब तुम ठीक हो और ये नया टुकड़ा लो और इसे अपने पास हमेशा रखना, किसान ने कहा। उसके बाद हम सभी प्लेन से उस जगह से निकल गए। मेरे दादाजी ने हमें सुरक्षित रूप से एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। जब हम प्लेन में थे तब मेरे पिता ने बताया कि उन्हें उस 8 फीट लंबी औरत के बारे में पता था। बहुत समय पहले उनका दोस्त उसके द्वारा पसंद किया गया था। उसके बाद वह गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखाई दिया। मेरे पिता ने कहा कि और भी कई लोग थे जिन्हें उसके द्वारा पसंद किया गया था। उन सभी लोगों को उससे बचने के लिए जापान छोड़कर दूसरे देशों में सेटल होना पड़ा। उसके बाद वह लोग फिर कभी अपने घर नहीं आए। वह बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है क्योंकि बच्चे अपने माता पिता और फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड रहते हैं, जिस कारण से हाचीसा कुसामा रिश्तेदारों के रूप में आकर बच्चों को आसानी से अपना शिकार बना लेती है। उन्होंने कहा कि वैन में बैठे सभी लोग हमारे रिश्तेदार थे। वो सभी तुम्हारे चारों ओर इसीलिए बैठे थे ताकि हाचीसा कुसामा को कंफ्यूज किया जा सके। उन सभी से कांटेक्ट करने पर और उनको यहाँ लाने में एक दिन लग गया, इसीलिए तुम्हें रात भर उस बंद कमरे में रहना पड़ा। उन्होंने बताया कि उन जैसोस मूर्तियों में से एक मूर्ति टूट गई होगी, जिस कारण से हाचीसा कुसामा आज़ाद हो गई होगी। मैं बहुत खुश था क्योंकि हम वापस हमारे घर लौट आए थे। इस बात को बीते 10 साल हो गए हैं। तब से मैंने अपने दादा दादी को नहीं देखा। मैं जापान नहीं जा सकता, पर मैं अपने दादा दादी से फ़ोन पर बात करता हूँ। सालों तक मैंने अपने आप को ये बताकर कन्विंस किया कि ये सब झूठ है और जो भी मेरे साथ हुआ था वह एक सपना था, पर कभी कभी मुझे इन पर यकीन भी होता है। मेरे दादाजी 2 साल पहले गुजर गए। जब वो बीमार थे तब उन्होंने मुझे उनसे मिलने के लिए मना कर दिया और उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि मैं उनके अंतिम संस्कार में भी ना आऊँ। मेरे लिए ये बहुत ही दुख की बात थी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी दादी माँ ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वह कैंसर से पीड़ित है। वह मुझे बहुत याद करती है और वह चाहती है कि मैं उनसे एक आखिरी बार मिलूं। क्या आप श्योर है दादी माँ? मैंने पूछा। क्या मैं अगर आऊँगा तो वहाँ ठीक रहेगा? 10 साल हो चुके हैं, उन्होंने कहा। ये सब कुछ बहुत पहले हुआ था। अब तुम बड़े हो चुके हो। मुझे यकीन है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हाचीसा कुसामा का क्या दादी माँ? मैंने उनसे पूछा। कुछ समय के लिए फ़ोन की दूसरी तरफ एक शांति थी। उसके बाद मुझे एक गहरी और भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हो 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 हो। तो बस इतनी थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। आपके कमेंट ही है जो मुझे नई नई कहानियों के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।